Okay, so we are doing February March 2025 पेपर वन वेरिएंट टू। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं February March 2025 का पेपर वन वेरिएंट टू। ठीक है, स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। ओके, दी फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि व्हाट इज क्लास्ड एज दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। तो बेटा हम एक गलती ये कर रहे होते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि लैंड का मतलब होता है जमीन। लैंड का मतलब होता है जमीन, लेकिन मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया है कि एवरी नेचुरल रिसोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैंड। हर नेचुरल रिसोर्स किसकी कैटेगरी के अंदर आती है? लैंड की कैटेगरी में। अब हम ढूंढते हैं कि इसमें लैंड क्या है। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लैंड है? नेचुरल रिसोर्स है? नहीं, इंसानी मैन मेड है। एयरपोर्ट इज मैन मेड। एवरी मैन मेड रिसोर्स इज कैपिटल। Car parking, again man-made, capital. Doctor's office, again man-made, capital. Forest is a natural resource. Yes, answer is D. ठीक है, ओके। एमसीक्यू नंबर टू, ओके। An economist graduate chooses to work in a bank rather than teach economics, which was the next best alternative. Which cost is incurred? इसने बता भी दिया है कि इस इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के पास दो ऑप्शन थे, या तो बैंक में काम करता या तो फिर वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता, और इकोनॉमिक्स पढ़ाना उसकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। तो कौन सी कॉस्ट इनकर हुई है? ऑब्वियसली इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है। क्यों एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है? क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करती है। इंटरनल कॉस्ट भी नहीं है। प्राइवेट कॉस्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर बेयर करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, थ्री, द डायग्राम शोज इनिशियल पीपीसी कर्व। पीपीसी वन था आपका इनिशियल कर्व। व्हाट इज लाइकली टू हैव कॉज्ड मूवमेंट ऑफ द पीपीसी कर्व फ्रॉम पीपीसी वन टू पीपीसी टू। पहले मुझे ये देख के बताओ, एक मिनट, हाँ बताओ। पहले मुझे सिर्फ ये बता दो, थर्ड वाले में पोटेंशियल कम हो रहा है, एक्चुअल कम हो रहा है? पीपीसी पहले वन था, अब पीपीसी टू हो गया है। तो इसका मतलब है कि कंट्री का पोटेंशियल कंट्री का पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो आपको पढ़ाया गया है पोटेंशियल के कम होने के क्या क्या रीजन होते हैं। डिस्कवरी ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, फिर आपको बताया था ई वाली इमिग्रेशन, वर्कर का मुल्क से बाहर जाना। सही है। और क्या बताया था आपको? नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फॉल इन प्राइस ऑफ एनर्जी, पॉपुलेशन का कम होना। तो अब आप देखें, पहला रीजन डिक्रीज इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेटा रिसोर्सेज का खत्म हो जाना ना। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो इस्तेमाल करी जा सकती है, नॉन रिन्यूएबल मतलब एक्सपायर हो जाती है। तो फाइव का आंसर तो ये बनता है। अ डिक्लाइन इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए सिर्फ एक पीपीसी होता है, और जिसपे आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। सही है। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जिसको थ्योरी याद है ना, जिसको कोर्स याद है, उसको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, और सी आई जी और एक्स के बढ़ने से आपका पोटेंशियल नहीं, आपका एक्चुअल में चेंज आएगा। तो सी नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है मतलब एक्चुअल जो है ना वो कम हो रहा है। आपका जो पीपीसी है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट से एक्चुअल पे इफेक्ट आता है, बिल्कुल, इसलिए थ्री का आंसर ए है। फोर, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग व्हीट, यस दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दीज ऑल आर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स है, महंगाई मैक्रो इकोनॉमिक्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब एग्रीगेटेड डिमांड के अंदर तीसरा कंपोनेंट जी। ये तीनों मैक्रो है, माइक्रो सिर्फ पहला वाला था। ठीक है। There are three key questions to be deciding in determining resource allocation within an economy. What does not relate to one of the choices in the three economic questions? बेटा पहले मुझे बताओ, तीन इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या हैं, किसी को याद है? तीन इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, और क्या होता है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इन इन तीन के अलावा है ना,
इन तीन के अलावा जो नहीं होगा ना वो आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है। इन तीन के अलावा ढूंढते हैं। अच्छा, 5 वाला, वेदर ऑल इनकम ग्रुप्स रिसीव द आउटपुट फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना? ये कौन सा है? ये है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सही, कौन आउटपुट रिसीव करेगा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। तो ए तो नहीं हो सकता, ए रिलेट कर रहा है इसलिए। वेदर कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स आर प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, बी हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। वेदर इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स आर सप्लाइड, बेटा वेदर लेबर और कैपिटल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। डी वाला हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, डी वाला हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, ए वाला हो गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और बी वाला हो गया कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको 5 क्लियर हो गया होगा। सही है, 5 का आंसर सी हो गया, ठीक है। 5 का आंसर सी है, ओके। 6, द डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ गुड, द मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, S1 D1 तुम्हारा इनिशियल डिमांड सप्लाई कर्व है, ठीक है। अच्छा, अब इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। What would be new equilibrium position if there was a successful advertisement campaign for the good? ये बोल रहा है अगर सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट होगी तो क्या होगा, मुझे बताओ। सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट हो रही है, इससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व मारेगा राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब आधा और पढ़ते हैं। एंड एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। अब ये बोल रहा है कि नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो जहां पर न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई कर्व मीट होगा वो न्यू इक्विलिब्रियम होगा। तो डिमांड D1 से D3 पे जाएगी और सप्लाई S1 से S2 पर जाएगी, ऐसा ही है। डिमांड कर्व D1 से D3 पे जाएगा, सप्लाई कर्व S1 से S2 पे। तो D2, D3 और S2 कहां पर इक्वल हो रहा है? बी पर इक्वल हो रहा है, तो आपका आंसर है बी, ठीक है। डिमांड बढ़ी इसलिए D1 से D3 पे शिफ्ट मारा, और सप्लाई कम हुई इसलिए S1 से S2 पे शिफ्ट मारा। तो जहां पे नया सप्लाई कर्व और नया डिमांड कर्व मीट होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, 6B। ओके, वापस। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्मार्टफोन इज बिलीव टू बी -2। अच्छा, जैसे ही मैंने माइनस देखा ना तो मेरे दिमाग में एक बत्ती आ गई कि यार माइनस को तो हमेशा इग्नोर करना है, क्योंकि जो पीईडी का आंसर है वो हमेशा माइनस में होगा। और जो माइनस है ना वो आपकी नेगेटिव साइन जो है वो आपके नेगेटिव रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रही है, तो आपको हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करता हूं, अगर मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या है, डिमांड कौन सी है? अगर मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर करता हूं तो आंसर 2 बचता है। और 2 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि आपकी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू कट प्राइस बाय 10%। इलास्टिक में इलास्टिक डिमांड है ये पता चल गया, और वो प्राइस को 10% से कम कर रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से मतलब लार्जर परसेंटेज से, लेट्स सपोज 50% से बढ़ जाएगी, और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आपने एमसीक्यू पूरा सॉल्व कर दिया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन प्राइस? डिमांड विल फॉल, नो, डिमांड विल राइज। डिमांड विल राइज बाय 5%, नो। प्राइस में स्मॉलर चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। ये होता, लेकिन ये इनइलास्टिक में होता। सही है, इनइलास्टिक में ऐसा होता। क्वांटिटी सप्लाइड विल रिमेन अनचेंज, बेटा पीईडी की बात हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड का कोई लेना देना ही नहीं है। आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, आंसर डी है। सी वाला तो बिल्कुल इररेलेवेंट था ना, बात पीईडी की हो रही है, ये क्वांटिटी सप्लाइड को क्यों लेके आ गया, ठीक है ना। तो 7 का डी है, ठीक है। 8, व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम? मुझे बताओ यार, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? बेटा 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, मार्केट, प्लैन्ड और मिक्स। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, उसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्लैन्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, ठीक है। मिक्स्ड वो होता है जिसमें दोनों होते हैं। तो बोल रहा है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कंज्यूमर डिसाइड वेदर प्रोडक्शन इज लेबर और कैपिटल इंटेंसिव। बेटा प्रोडक्शन का डिसीजन कब से कंज्यूमर के हाथ में आ गया? स्टूडेंट तो ये डिसाइड नहीं करेगा ना कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो कंज्यूमर कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव होगी कैपिटल, वो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है।
एफओपीज आर गवर्नमेंट ओन्ड बेटा, अगर गवर्नमेंट ओन्ड होगा तो फिर वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, फिर वो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं होती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में होती है, ठीक है। लैंड एंड कैपिटल आर प्राइवेटली ओन्ड, बेटा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता ही वो सिस्टम है जो प्राइवेट प्रोड्यूसर के कंट्रोल में है, इसलिए आंसर डी है, ठीक है। 9, अ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू बिल्ड अ न्यू रोड थ्रू अ फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ने इंटेंड करा है कि वो एक रोड बनाएगी फॉरेस्ट के थ्रू। व्हाट विल बी एन एक्सटर्नल कॉस्ट, अगर आपको याद हो तो आपको पढ़ाया गया है एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो थर्ड पार्टी बेयर करेगी ना। तो अगर ये फॉरेस्ट के दरमियान से एक रोड निकालता है तो उसकी क्या एक्सटर्नल कॉस्ट होगी? द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द रोड, ये प्राइवेट कॉस्ट होगी, और प्राइवेट कॉस्ट भी किसको होगी? प्रोड्यूसर को। द लॉस सफर्ड बाय दोज हु हैव यूज्ड द फॉरेस्ट, हो सकता है यही होगा, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है कि जो फॉरेस्ट यूज करता था उसका नुकसान होगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रोड, ये भी प्राइवेट कॉस्ट है प्रोड्यूसर की। द न्यू जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है, और हमें निकालनी है एक्सटर्नल कॉस्ट, हमें निकालनी है एक्सटर्नल कॉस्ट, तो इसलिए आंसर बी है, ठीक है। ओके 10, विच फंक्शन डज अ सेंट्रल बैंक प्रोवाइड फॉर द जनरल पब्लिक, बेटा आपको याद है सेंट्रल बैंक हेड ऑफ ऑल बैंक्स है, जिसका काम होता है नोट्स इशू करना, कॉइन्स इशू करना, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट सेट करना, और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना सेंट्रल बैंक नहीं कमर्शियल बैंक का काम है, बैंक नोट इशू करना सेंट्रल बैंक का काम है, लोन्स प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक का काम है, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक का काम है, ठीक है। तो सिर्फ बैंक नोट इशू करना ही सेंट्रल बैंक का काम होता है। 11, अच्छा 11 वाला आपको सिखाना पड़ेगा, सही है, 11 वाला आपको सिखाना पड़ेगा, 11 वाला ही अच्छा एमसीक्यू है, एक बार सिखा दूंगा याद हो जाएगा। एट हायर वेज रेट इंडिविजुअल प्रेफर्स टू वर्क शॉर्टर आवर देन रिसीव एक्स्ट्रा इनकम, ये कह रहा है ज्यादा वेज रेट पे इंडिविजुअल प्रेफर करेगा कि वो ज्यादा ज्यादा इनकम कमाए और कम कम आवर्स काम करे, शॉर्टर आवर्स काम करे। देखो अब आप याद रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर दिमाग में बैठ गया तो वेल एंड गुड। देखो याद रखना, मैं इधर लिख रहा हूं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर, ठीक है, मैंने इधर क्या लिख दिया? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर। अब याद रखना एक सप्लाई कर्व जो कि बैकवर्ड बेंडिंग होगा, वो लेजर और वेज रेट, सही है, लेजर मतलब नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। देखो अब याद रखना बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व लेजर और वेज रेट के दरमियान, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स और वेज रेट के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, वैसे तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी दूं ना तो आप रट्टा मार लोगे कि सर बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व यही वाला है, यही इसका आंसर है, सही है। लेकिन मैं अब आपको लॉजिक दूंगा। मैंने अभी पढ़ाना शुरू करा है, मैं नया नया टीचर हूँ, ठीक है, मैं नया नया, मुझे 5 साल हुए हैं, वैसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने नया नया पढ़ाना शुरू करा है। तो शुरू में मैं ज्यादा घंटे काम करूंगा और ज्यादा इनकम कमा रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही होगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं पढ़ाऊंगा उतने ज्यादा मैं पैसे कमाऊंगा। एक वक्त आएगा जब मेरा नाम बढ़ जाएगा, तो फिर मैं क्या बोलूंगा यार, अब मैं कम घंटे काम करूं और मैं ज्यादा इनकम कमाऊं, मतलब मैं मेरा वेज रेट भी बढ़ जाए और मेरा लेजर टाइम भी बढ़ जाए, मेरा वेज रेट भी बढ़ जाए और मेरा लेजर टाइम भी बढ़ जाए, मतलब मेरा वेज रेट का इंक्रीज ज्यादा हो और मेरा नंबर ऑफ आवर्स वर्क का इंक्रीज कम हो। ये कॉन्सेप्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर। तो अगर आप अब इधर चेक करो तो देखो इसकी वेज रेट ज्यादा से बढ़ रही है और इसके नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेट है, याद रखना। तो ये जब भी ऐसा कोई एमसीक्यू आएगा तो तुम वैसे आंख बंद करके मार्क कर सकते हो, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर। अब तो मैंने बता भी दिया, तो 11 का आंसर क्या होगा? सी होगा, ए बी डी क्यों नहीं होगा? ये कोई कर्व होता ही नहीं है, ये वाला कोई कर्व नहीं है, इसको तुम छोड़ दो।
अब अगर तुम एक ही बात करते हो तो सेम वेज रेट पे तुम नंबर ऑफ आवर्स वर्क तो ज्यादा नहीं करोगे, सही है ना। और इधर जितनी वेज रेट बढ़ी है उतने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वापस रिपीट कर देता हूं। ये जो शेप है ना, ये है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। और ये नंबर ऑफ आवर्स और वेज रेट या फिर लेजर और वेज रेट के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। कि जैसे जैसे इंसान की लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती है, जब इंसान का नाम बनना शुरू होता है तो इंसान बोलता है कि एक वक्त आता है जब इंसान बोलता है अब मैं ज्यादा पैसे कमाऊं और कम घंटे काम करूं। तो आप चेक कर सकते हो इस डायग्राम में, जितना वेज रेट बढ़ रहा है ना, उस नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स उससे कम बढ़ रहे हैं, देखो। वर्किंग आवर थोड़े से बढ़ रहे हैं और वेज रेट ज्यादा से बढ़ी है, मतलब वो ज्यादा घंटे अब आराम कर रहा है। ठीक है, ओके है। चलो, 12। 12 is very easy. In some countries there has been a significant reduction in the number of trade union membership. 12 वाला कह रहा है, 12 वाला कह रहा है कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स। हु आर द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन? बेटा ट्रेड यूनियन का कौन मेंबर होता है? ट्रेड यूनियन का कौन मेंबर होता है? एम्प्लॉयर? नहीं, एम्प्लॉयर नहीं होता। एक्सपोर्टर नहीं, इंपोर्टर नहीं, वर्कर्स। कितना आसान एमसीक्यू है ना। ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग पीपल जो वर्कर वर्कर की बिहाफ पे बात करता है, ठीक है ना। सही है, ओके। 13, व्हाट वुड बी मोस्ट लाइकली टू एनकरेज अ फर्म टू ग्रो इंटरनली? बेटा इंटरनल ग्रोथ तब होती है, इंटरनल ग्रोथ की डेफिनेशन याद है? इंटरनल ग्रोथ कब होती है? इंटरनल ग्रोथ तब होती है जब एक बिजनेस नई आउटलेट या नई ब्रांचेस खोलता है, इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि कब एक बिजनेस इंटरनली ग्रो करेगा? When diseconomies of scale occurs at a lower rate of output। बेटा diseconomies of scale का मतलब है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना, तो जब इसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी तब तो वो ग्रो नहीं करेगा। When economies of scale occur at a high level of output। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना, जब उसकी कॉस्ट कम होगी ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो वो ग्रो करना प्रेफर करेगा। When new firms enter the market and increase competition। बेटा जब कंपटीशन बढ़ेगा तो वो ग्रो थोड़ी कर सकता है, तब तो उसको मुकाबला करना है ना, तो सी भी गलत है। वेन दी फर्म ओनली सप्लाईज दी लोकल मार्केट। बेटा अगर वो सिर्फ लोकली माल बना के दे रही है तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। उसको अगर ग्रो करना है तो फिर उसको और जगह पे माल बेचना है, तो 13 का आंसर है बी। ठीक है, चले 14। 14, अ कार वॉश फर्म्स हैज 3 वर्कर। एक कार वॉशर्स के बाद 3 वर्कर है। बिफोर स्पेशलाइजेशन ईच वर्कर वॉश्ड 5 कार्स पर डे। ठीक है, इसके बाद कितने वर्कर थे? 3। स्पेशलाइजेशन से पहले 5 गाड़ियां धोता था एक बंदा, तो 3 बंदे, एक बंदा 5 धोता था, तो 3 बंदे कितनी गाड़ी धोते थे? 15। आफ्टर स्पेशलाइजेशन 30 कार्स पर डे आर वॉश्ड। स्पेशलाइजेशन के बाद कितनी गाड़ियां धुल रही हैं? 30 गाड़ियां पर डे। और 30 गाड़ियां धुल रही हैं और 3 वर्कर है। एक वर्कर स्पेशलाइजेशन से पहले 5 गाड़ियां धोता था। एक वर्कर स्पेशलाइजेशन से पहले 1 घंटे में 5 गाड़ियां धोता था एक दिन में। तो अब 30 गाड़ियां धुल रही हैं और 3 वर्कर है, तो कितने हो गए? 90। तो ये आ गया बिफोर स्पेशलाइजेशन, ये आ गया आफ्टर स्पेशलाइजेशन। बेटा लेबर प्रोडक्टिविटी कितने से बढ़ी है? परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला याद है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। कितना आएगा यार? कितना आएगा? 100% आएगा ना, 100%। ए है आंसर, 50%। क्या है आंसर? कैलकुलेट कर दो ना यार, मैं कैलकुलेट करूं क्या? बेटा एक कार वाला 3 वर्कर ढूंढता था, 3 वर्कर थे। और एक मिनट ना, चेक कर लेते हैं। 3 वर्कर थे। फॉर्मूला साइड पे लिख दो, अच्छा साइड पे लिख देता हूँ, रुको। ये लो। एक मिनट। बेटा 3 वर्कर थे और स्पेशलाइजेशन से पहले हर बंदा 5 गाड़ी धोता था। एक वर्कर 3 गाड़ी धोता था। ठीक है, 3 वर्कर थे, एक वर्कर 5 गाड़ी धोता था। तो 3 इंटू 15 कर लूंगा ना।
3 × 15 कर लूंगा, कितना आ जाएगा? 15 कार्स। ठीक है। आफ्टर स्पेशलाइजेशन 30 कार्स पर डे आर वॉश्ड। स्पेशलाइजेशन के बाद 30 गाड़ियां दिन में वो हो रही है, टोटल 30 हो रही है। ठीक है, उसने बोल दिया टोटल 30 हो रही है। डबल हो गया ना? कितना परसेंट हो गया? डबल हो गया। कितना परसेंट हो गया भाई? 100%। 100%। आंसर बी है, बी 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 बी। ए नहीं है, ए नहीं है। आंसर बी है भाई, बी है। कर लो भाई, बी है आंसर। टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर भी कर सकते हो, मसला नहीं है। टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर भी कर सकते हो। आंसर बी है वैसे। परसेंटेज निकालना है, पर लेबर लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं निकालना। बेटा फॉर्मूला तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला याद है? पीईडी में कराया था। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। बेटा न्यू कितनी है? 30 गाड़ियां। ओल्ड है 15। अपॉन 15 × 100 कर लो, 100% आ जाएगा। वैसे दिख भी रहा है, पहले 15 गाड़ी थी, अब 30 गाड़ी हैं। ठीक है। ओके है। चलूं आगे? बेटा पहले है ना, स्पेशलाइजेशन से पहले 5 गाड़ियां, एक बंदा 5 गाड़ी धोता था। टोटल 3 वर्कर थे, तो 15 गाड़ी धुल रही थी। स्पेशलाइजेशन के बाद पूरे दिन में 30 गाड़ियां धुल ली है, तो डबल का फर्क है ना, 100%। ठीक है। 15 वाला मुझे करके दे दो। 15 वाला इतना इजी है, इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं। जिसको लेक्चर याद है वो फॉरन कर लेगा। द डायग्राम शोज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। पहले आपको लाइनें याद दिलाता हूँ। जो जीरो से लाइन स्टार्ट होती है वो होती है टोटल कॉस्ट। ये लाइन हो गई फिक्स कॉस्ट, और ये वाली लाइन हो गई वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द फर्म्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 100 यूनिट्स। तो देखो 100 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30। और टोटल कॉस्ट है 25, और फिक्स कॉस्ट है 5। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई सीधी सीधी। कितनी आई है? लाइन जोड़ लो, पता चल जाएगा। 15 का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बताओ? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? जो जीरो से लाइन शुरू होती है वो है वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होती है वो है टोटल कॉस्ट। याद है आपको? जो वेरिएबल कॉस्ट तो जो जीरो से शुरू होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, और जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होती है वो होती है टोटल कॉस्ट। तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। कितनी आएगी? 25,000। कितनी आएगी? 25,000। ठीक है। ओके है। 25,000 आ जाएगी। वरना अगर आपको फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बेटा आंसर बी होगा, सी होगा, सी। बेटा फॉर्मूले से कर लो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 5,000। ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? ये टोटल कॉस्ट की लाइन है ये वाली। ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होती है। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी है अहमद? 30। ये 30 लिख दूं? तो एक्स कर लो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 25। वैसे इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जो जीरो से लाइन स्टार्ट होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट की होती है, और जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होती है वो टोटल कॉस्ट की लाइन होती है। इतनी बात याद रख ले। ठीक है। तो अब ये 100 यूनिट्स को जो जिस लाइन से टकरा रहा है वहां से वो कॉस्ट आ गई। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो। द टेबल शोज एवरेज रेवेन्यू ऑफ firms at various level of output. What happens to total revenue as output rises? टोटल रेवेन्यू को क्या हो रहा है? पहले मुझे ये बता दे, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। जेड कर देता हूं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। बेटा एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या है भाई? पर यूनिट रेवेन्यू। एवरेज का मतलब क्या है? पर यूनिट रेवेन्यू। ये बात मानते हो? तो ये 1 यूनिट पे 10 रुपए की कमाई हो रही है। 2 यूनिट पे 8 रुपए की कमाई है, मतलब 1 यूनिट 8 रुपए कमा के दे रहा है। तो मैं टोटल निकाल लेता हूं। टोटल कैसे आएगा? 10, 2 8 ज़ा 16, 3 6 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16। यही है भाई। बेटा एवरेज का मतलब है 1 यूनिट ना, तो 1 यूनिट 10 रुपए कमा के दे रहा है। सही है। फिर 2 यूनिट में से 1 यूनिट 8 रुपए कमा के दे रहा है।
3 यूनिट में एक यूनिट 6 रुपए कमा के दे रहा है, 4 यूनिट में एक यूनिट 4 रुपए कमा के दे रहा है, तो अगर मुझे सारे यूनिट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूं? मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आप देखो टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ा, उसके बाद फिर कम हो गया, पहले गया 10, 16, 18, उसके बाद 16 पे गया, तो टोटल रेवेन्यू राइजेस एंड देन फॉल्स। ओके, आंसर सी है आपका, क्लियर है? 16। ओके, 17। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट बजट? बेटा बजट की डेफिनेशन याद है? कोई फॉर्मूला लिख देगा बजट का? बजट किसका डिफरेंस होता था? बजट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ढूंढ के दो भाई आंसर। बजट क्या होता है? बजट दो चीजों का डिफरेंस है, टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 17। और फोरकास्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यही तो बजट है, कि कितनी कमाई होगी कितना खर्चा होगा। एन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर, खाली टैक्स नहीं होता बजट में, दोनों होता है, टैक्सेशन भी होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। एन एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी नहीं होता। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी नहीं होता। ठीक है। 18 वाला क्या कह रहा है? आओ 18 वाला देखते हैं। 18 वाला क्या कह रहा है सबर? 18 वाला देखते हैं। 18 वाला क्या कह रहा है? ओके, 18 कह रहा है अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस टैक्सेस। बेटा गवर्नमेंट कह रही है कि वो डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ाएगी और डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करेगी। विच टाइप ऑफ पॉलिसी इज दिस? एक्सचेंज रेट पॉलिसी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, मॉनेटरी में तो मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट होता है। ट्रेड प्रोटेक्शन? बेटा ट्रेड प्रोटेक्शन का तो मतलब होता है कि क्या कहते हैं, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, वी आर, ये सब चीजें ना। फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होती हैं, किसी को नाम याद है? टैक्स होता था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि ये टैक्स को कम कर रहा है, ये टैक्स को कम कर रहा है और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बता रहा है, बढ़ा रहा है। तो कोई बच्चा मुझे सिर्फ ये बता सकता है ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हुई या कॉन्ट्रैक्शनरी? कोई बच्चा सिर्फ ये बता दे ये एक्सपेंशनरी हुई या कॉन्ट्रैक्शनरी हुई? एक्सपेंशनरी, गुड। क्योंकि हमारा टारगेट है एडी को बढ़ाना, तभी तो हम टैक्स को कम करें और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अ गवर्नमेंट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी सच एज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मैंने फौरन से खुद ही निकाल लिया कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा, डिमांड फॉर लेबर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बोरोवर बोरो कम करेगा, जिससे री इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन जॉब्स और इनकम कम होगी, जिससे कंजम्पशन कम होगी, एडी कम होगी, और वापस वही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूं? अच्छा आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, सही कह रहा हूँ? एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्टेड गुड महंगा होगा और इंपोर्टेड गुड सस्ता होगा, तो इससे बीओटी बीओटी सरप्लस बीओपी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, तो हमने तो बहुत लंबी कर ली, हमें तो डायरेक्ट आंसर चेक करके करना था। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट? इट क्रिएट डिसइंसेंटिव फॉर वेज अर्नर्स? नो। इट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर? यस, इन्वेस्टमेंट कम होगी, बोरोइंग कम हो जाएगी। इट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम? बेटा डिस्पोजेबल इनकम टैक्स के बाद होती है, इंटरेस्ट रेट के बाद नहीं होती, झूठ कह रहा है साला। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट? बेटा गवर्नमेंट के ट्रांसफर पेमेंट का लेना देना इंटरेस्ट रेट से कब से हो गया? तो सी वाला तो एक नंबर का झूठा आदमी है, ये बोल रहा है डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हारा तो गेम कर रहा है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है जरा कोई बच्चा याद दिलाएगा? इसको याद दिलाओगे, हम इसके बाप हैं, हमें पता है डिस्पोजेबल इनकम क्या है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो क्या कटने के बाद होती है, आफ्टर टैक्स। और ये गधा हमें क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट के बाद जो इनकम है वो डिस्पोजेबल है। इसको पता नहीं यार, ये फात मनाफ से बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ। द टेबल शोज द टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन मिलियंस इन वेरियस सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी ओवर 2 years। बेटा पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, ठीक है। ये ईयर 1,
ये ईयर 2 का एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फार्मिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मोटर व्हीकल, ऑयल एक्सट्रैक्शन। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन? अच्छा, अब पहले ये बताओ, कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? एजुकेशन है, टर्शरी सेक्टर, ये भी है टर्शरी सेक्टर, ये है प्राइमरी, ये है टर्शरी, ये है टर्शरी, ये है सेकेंडरी, और ये है प्राइमरी। क्या ये मैंने सही लिखा है भाई सारा? एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फार्मिंग, एजुकेशनल इंजीनियरिंग ये टर्शरी है, फार्मिंग प्राइमरी है, फाइनेंस टर्शरी है, हेल्थ केयर टर्शरी है, मोटर व्हीकल प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्राइमरी है। अब चेक करते हैं। 4 से 3 हो रही है। टर्शरी में, एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इधर है, ये हो गया -1, ये हो गया +2। प्राइमरी में कम हो रही है, -1 है। फाइनेंस में कम हो रही है, -2, ठीक है। हेल्थ केयर में बढ़ रही है, +1, सही है। मोटर व्हीकल में सेम है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में भी सेम है। तो अब मुझे देख के बताओ, सेकेंडरी में सेम है, ठीक है। टर्शरी में -1 +2 और -2 कितना हो गया? माइनस माइनस कट गया, सही है। और ये +1 -1 भी कट गया। तो इसका मतलब क्या है? टर्शरी में भी सेम है और सेकेंडरी में भी सेम है। प्राइमरी में गिरी है। यस या नो, ये बात समझ आई क्या बोला? बोलो भाई, चेक कर लो इधर वापस। बेटा ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, सही है। तो -1, ऊपर का -1, नीचे का +1, ऊपर का +2, नीचे का -2, ये चारों कट हो गए। तो टर्शरी में तो कोई चेंज नहीं आया, ये देख के ये पता चल गया। यस करो जल्दी। टर्शरी में कोई चेंज नहीं है। बोलो भाई, टर्शरी में कोई चेंज नहीं है। सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी कोई चेंज नहीं है, 5-5 है। प्राइमरी के अंदर अब प्राइमरी रह गया, फार्मिंग में है -1 और इधर है 0। तो प्राइमरी में गिरी है, प्राइमरी में 1 से गिरी है। अब तुम्हें आंसर तुम्हारा मिल गया है, 20 का आंसर अब तुम्हारे सामने आ चुका है। लेस आउटपुट वॉज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। ये बोल रहा है लेस आउटपुट वॉज प्रोड्यूस, नो। फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर इन ईयर 1 देन इन ईयर 2। फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर इन ईयर 1 देन इन ईयर 2। अच्छा, आगे देखते हैं। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। बोल रहा है प्राइमरी में ईयर 2 में ज्यादा थे और ईयर 1 में कम थे। झूठ कह रहा है, झूठ कह रहा है, सी वाला झूठ कह रहा है। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। बेटा टर्शरी में कह रहा है ईयर 2 में ज्यादा लोग थे, ईयर 2 में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। 3, 8, 6, 5, 8, 4, 4, 6, झूठ कह रहा है, ये भी झूठ कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। आंसर है आपका 20 का बी, 20 का बी है, 20 का बी है। ये कह रहा है भाई सेकेंडरी सेक्टर में कम लोग एम्प्लॉयड थे, सही है। ईयर 1 में कम थे, ईयर 2 में, ईयर 1 में, ईयर 2 के मुकाबले में, सेकेंडरी सेक्टर में। सही है, सही कह रहा है ये। बाकी सारे ऑप्शन तो गलत होते हैं, तो आज ऑप्शन बी बचता है, ठीक है आपके पास, और बाकी सारे ऑप्शन आपके पास गलत है। 21। 21, विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन वुड इंक्रीज जोग्राफिक मोबिलिटी, विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन विद इंक्रीज जोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ लेबर। जोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ लेबर बढ़ रही है, कौन सा ऑप्शन से बढ़ेगी जोग्राफिक मोबिलिटी? बेटा जोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ लेबर का क्या मतलब है? कि लेबर अपनी जॉब को चेंज करेगा ड्यू टू एरिया, ड्यू टू एरिया। कंट्रोलिंग फर्म्स लोकेटिंग इन एरियाज ऑफ लो एम्प्लॉयमेंट, नो। गिविंग ग्रांट्स टू फर्म्स, नो। प्रोवाइडिंग रीलोकेशन एक्सपेंस फॉर वर्कर, यस। सब्सिडाइज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, नो। बेटा जोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब है कि जब वर्कर अपनी जॉब को स्विच करेगा किसी दूसरे एरिया में, तो उसको जो है ना वो पैसे मिलने चाहिए, तभी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी, ठीक है।
चलो 22। विच एक्शन बाय एम्प्लॉयर इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा कौन सा एक्शन है जो एम्प्लॉयर लेगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होगी? बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जब कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़े ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब रिड्यूस होगी? जब कंट्री का आउटपुट कम होगा और कंट्री का जीडीपी कम होगा। तो ऐसा कौन सा एक्शन है एम्प्लॉयर का जिससे कंट्री का आउटपुट जीडीपी कम होगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कंट्री का आउटपुट जीडीपी कम होगा? अलाउइंग वर्कर्स टाइम ऑफ टू अटेंड रीट्रेनिंग कोर्स, इससे तो आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा। एनकरेजिंग वर्कर्स टू वर्क फ्लेक्सिबली इन डिफरेंट रोल्स, इससे भी आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, सही है। ग्रांटिंग वर्कर्स शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग दी वर्किंग डे, इससे भी वर्कर मोटिवेट होगा, वर्कर ज्यादा काम करेगा, आउटपुट बढ़ेगा। रिप्लेसिंग स्किल्ड वर्कर विद सेमी स्किल्ड वर्कर, इससे आउटपुट कम होगा। ठीक है, आंसर डी है। गुड 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 गुड। 23। अच्छा 23 वाला मुझे गौर से मुझे समझाना है आपको, तो आप गौर से सुनिएगा। 23, द टेबल शोज वेट्स अटैच टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ गुड्स इन अ सीपीआई इंडेक्स इन 2 years। ईयर 1 दिया हुआ है, ईयर 2 दिया हुआ है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल व्हेन कंपेयरिंग ईयर 1 एंड ईयर 2? ठीक है, 30 एमसीक्यू से बेटा। अच्छा अब सुनो मेरी बात। ये ईयर 1 दिया हुआ है और ये ईयर 2 दिया हुआ है। इसने ये ईयर 1 का भी टोटल दिया हुआ है, ईयर 2 का भी टोटल दिया हुआ है, टोटल सेम है दोनों का। अब बताओ, इसने इसने ये क्या करा है? इसने इन सारे वेट्स को ऐड करा है। इसने इन सारे वेट्स को क्या करा है? इसने इन सारे वेट्स को ऐड करा है, सही कह रहा हूं? इसने इन सारे वेट्स को ऐड क्या करा है? इसने इन सारे वेट्स को ऐड करा है। और ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद इसने टोटल करा और दोनों को कंपेयर कर दिया ना। अच्छा पहले आप याद रखना, ये जो सीपीआई है ना, ये इन्फ्लेशन रेट बताता है इकोनॉमी का। ठीक है, अब चेक करते हैं। क्लोथिंग पे पहले साल 100 रुपए का खर्चा हो रहा था, मतलब 100 रुपए का वेट अटैच्ड है। और दूसरे साल 200 का। इसका मतलब है जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड बढ़ रही है। मतलब इंसान अपनी इनकम इनकम के अंदर पहले 100 रुपए क्लोथिंग पे यूज करता था, अब 200 रुपए यूज कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा इनकम स्पेंड होगी उतना ज्यादा वेट होगा। क्या बोला? जितनी ज्यादा इनकम स्पेंड होगी उतना ज्यादा वेट होगा। तो क्लोथिंग का वेट बढ़ गया। फूड का वेट क्या हो गया? फूड का वेट 400 से 300 हुआ है। फूड का वेट गिर गया, मतलब फूड के ऊपर जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है वो गिर गई है। एनर्जी के ऊपर सेम है। हाउस होल्ड गुड्स के ऊपर भी कम हो गई है। और मॉनिटरिंग के ऊपर भी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बढ़ गई है। बस एक रूल याद रख लेना। सीपीआई इज अ वे टू मेजर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सीपीआई इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। जितनी ज्यादा प्रोपोर्शन एक गुड के ऊपर आप स्पेंड करोगे उतना ज्यादा उसका वेट होगा। तो जिस जिस चीज का वेट बढ़ रहा है उसका मतलब है उस गुड के ऊपर ज्यादा इनकम स्पेंड हो रही है। जिस जिस चीज का वेट कम हो रहा है इसका मतलब है उस गुड के ऊपर कम इनकम स्पेंड हो रही है। सीपीआई और सीपीआई और आरपीआई सेम है, एचडीआई सेम नहीं है। सीपीआई और आरपीआई सेम चीज होती है, एक छोटा सा फर्क है। ठीक है दोस्त। रियल इनकम स्पेंड बाय एवरेज कंज्यूमर ऑन मोटरिंग इंक्रीज्ड। रियल इनकम, बेटा रियल इनकम वो होती है जो इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद है। तो रियल इनकम इंक्रीज हुई है ऐसा नहीं है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड हैज फॉलन, कहीं नहीं लिखा हुआ भाई। सीपीआई हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स। द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन क्लोथिंग हैज इंक्रीज। बेटा पहले क्लोथिंग के ऊपर 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब क्लोथिंग के ऊपर 200 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्लोथिंग के ऊपर ज्यादा इनकम स्पेंड हो रही है तभी क्लोथिंग का वेट बढ़ रहा है। ठीक है, 23 का है डी। 24 करवा दो यार, 24। 24 आपने केस स्टडी में भी करा है। एक बच्चा पूछ रहा है ए क्यों नहीं है। रियल इनकम स्पेंड बाय एवरेज कंज्यूमर ऑन मोटरिंग इंक्रीज। बेटा रियल इनकम वो होती है जो इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद होती है। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर वेट बढ़ रहा है इसका मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बढ़ रही है, रियल इनकम नहीं बढ़ रही, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड बढ़ी है तभी वेट बढ़ रहा है। सही है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर इधर लिखा होता कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन मोटरिंग हैज इंक्रीज तो मैं आंसर यही मार्क करता। ठीक है। 24 इंतहाई इजी एमसीक्यू है। 24 आपने केस स्टडी भी करी थी एचडीआई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली। ठीक है, द टेबल शोज एचडीआई वैल्यूज फॉर टू कंट्री, कंट्री एक्स कंट्री वाई। एक्स का 0.90, वाई का 0.45 है। एचडीआई वैल्यू गिर रही है। व्हाट माई एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन एचडीआई वैल्यू।
बताओ भाई, कंट्री एक्स हैज डबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा एसडीआई इन्फ्लेशन को मेजर नहीं करती, इन्फ्लेशन सीपीआई बताता है, एसडीआई नहीं बताता, तो ये गलत है। कंट्री एक्स हैज हाफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाई, एसडीआई पॉपुलेशन भी नहीं बताता। कंट्री एक्स स्पेंड मोर ऑफ इट्स रियल जीडीपी ऑन फॉरेन एड देन कंट्री वाई, नहीं ये भी नहीं होता। आपको मैंने बताया एसडीआई इज अ वे टू मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें आती हैं। तो कंट्री वाई स्पेंड मोर ऑफ इट्स जीडीपी ऑन स्कूलिंग देन कंट्री वाई, ठीक है। इसका आंसर 24 का डी है। सेट है। चलूं आगे। चलो 25। 25, wealthy countries have people who live in relative poverty. What is most likely cause of this? वेल्दी कंट्रीज वो हैं जिनके लोग रिलेटिव पॉवर्टी में रहते हैं। बेटा दो पॉवर्टी होती हैं, अगर आपको याद हो तो, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। आपको याद है? दो पॉवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि जब बंदा बेसिक नेसेसिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता, और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि जब उसकी मिनिमम वेज कम हो। सही है, याद रखना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी तब होती है जब बंदा गुड्स एंड सर्विसेज को, बेसिक नेसेसिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। रिलेटिव पॉवर्टी तब होती है जब बंदा मिनिमम वेज से भी कम कमा रहा हो या मिनिमम वेज के बराबर कमा रहा हो। तो रिलेटिव पॉवर्टी की वजह है मिनिमम वेज, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स, सब्सिडाइज हेल्थ केयर, ये सब नहीं होता। सही है। ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी की वजह है। ये टैक्स सिस्टम है। ये गलत ऑप्शन है। ये स्टेट पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ठीक है। देखो 26 वाला जो एमसीक्यू है ना, वो बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं। 26 वाला एमसीक्यू बच्चे ज्यादातर गलत करते हैं। द डायग्राम शोज पॉपुलेशन डेटा फॉर 1950, 2005 इन 2050। 1950, 2005, 2050 फोरकास्ट दिया। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? अब ये एमसीक्यू ज्यादातर गलत होता है। अब देखो हकीकत बता रहा हूं, इसमें आप जितना भी दिमाग लड़ा लो ना, या तो ये बहुत ही आसान आएगा या तो ये बहुत ही मुश्किल आएगा। पिरामिड वाले के अंदर है ना, ज्यादातर आपका तुक्का चलेगा। अब अगर मैं इसका एनालिसिस करने चाहूँ ना, तो भी मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा। अब आओ अपन चेक करते हैं। ये एज दी हुई है 100, 80, 60, 40, 20, और ये पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। तो मेन जो है ना वो 80, 2005 में मेन 80 साल तक जिंदगी गुजारता है, और वुमेन भी, ठीक है। सही है। अच्छा, फिर 2005 के अंदर लड़का 100 साल की जिंदगी जी रहा है, और लड़की भी। सही है। और 2050 के अंदर लड़की भी लड़के ज्यादा जिंदगी, लड़कियां देखो लड़कियां कम जी रही हैं। लड़कियों का जो है ना, देखो आप, ये ज्यादा है और लड़कों का कम है। आप इधर चेक कर लो, ठीक है। मतलब बहुत ही गौर से करना पड़ेगा ये। इधर भी देखो आप, वुमेन का ज्यादा है और मेन का कम है। आप चेक करो इधर, ये इधर चेक करो, ये इसको कंपेयर करो, और ये इसके कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। अब अगर मैं आंसर देखूं ना, अब मुझे आंसर मिल गया इतना गौर से पढ़ने के बाद। ऐसे एमसीक्यू पे टाइम जाया करने से अच्छा है इसको स्किप करके एंड में करो। वुमेन मैन को जिंदा रहने नहीं देती। अबे तू अपना काम कर होशियार। मैन आउट नंबर वुमेन इन ईच ईयर? नो। पीपल आर लिविंग लॉन्गर ओवर द पीरियड? यस। The population has grown continuously? No. The workforce has grown continuously? No. ठीक है। 26 का बी है, बेकार एमसीक्यू था ये। चलो अब मुझे आप करके दो 27 और 28। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 7। Okay, 27. A country has large reserves of oil. It decides to produce a wide range of goods rather than specialize in oil production. What is not acceptable in reason of support of that decision? भाई एक कंट्री के पास लार्ज रिजर्वेशन ऑफ ऑयल है, लेकिन वो कह रहा है कि वो ऑयल के बजाय स्पेशलाइज होने में दूसरी चीजें प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा डिसीजन है जो इस रीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा डिसीजन है? Oil is a non-renewable resource that could be exhausted quickly.
ऑयल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये हकीकत है, ये डिसीजन तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑयल एक नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी फटाफट। तो ये तो इस रीजन को सपोर्ट कर रहा है ना कि हाँ भाई ये ऑयल के अलावा दूसरी चीज प्रोड्यूस करे। ये बोल रहा है कौन सा ऐसा डिसीजन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, रीजन इसका। प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स इंक्रीजेस द बेनिफिट्स फ्रॉम फ्री ट्रेड, बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिलाइंग ऑन अदर कंट्रीज फॉर वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज मेक अ कंट्री वुल्नरेबल, ये भी बकवास है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज वॉलेटाइल मेकिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू अनस्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लिमिटेड है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, रेवेन्यू अनस्टेबल नहीं होता, रेवेन्यू स्टेबल होता है। तो 27 का आंसर बनता है बी। ठीक है, यही एक ऐसा वाहिद रीजन है जो इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी, 28। The US puts a 25% tariff on Chinese steel to protect jobs in the US steel industry। बेटा यूएस ने चाइना के ऊपर 25% टैरिफ मारा है ताकि यूएस स्टील इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना, उनकी जॉब्स प्रोटेक्ट हो जाए। अंडर विच कंडीशन दिस पॉलिसी वुड बी इफेक्टिव। बेटा आपको मैंने बताया अभी, टैरिफ कब सक्सेसफुल है, कोई बच्चा मुझे ये याद दिला दे खाली। टैरिफ कब सक्सेसफुल होता है, जब डिमांड इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है। टैरिफ कब सक्सेसफुल होता है, जब डिमांड इलास्टिक होती है। तो ये पीएस वाले ऑप्शन तो काट दो, पीएस वाले ऑप्शन का तो कोई काम ही नहीं है। टैरिफ की इफेक्टिवनेस पीईडी डिसाइड करता है, और आपको मैंने अभी भी बताया एक एमसीक्यू सॉल्व कराते वक्त कि पीईडी का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव को इग्नोर करना है। तो -2.5 मतलब डिमांड इलास्टिक है, और -0.5 मतलब 0.5 लेस देन 1 है, इन इलास्टिक है। तो टैरिफ कब सक्सेसफुल है, जब डिमांड इलास्टिक है। देखो ये मैंने आपको कोर्स इस तरीके से पढ़ाया गया है कि आपको मेरी एक एक बात अगर दिमाग में याद है तो आप फौरन फौरन कर लोगे, कोई चीज गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता। सिली मिस्टेक इंसान से होती है, लेकिन अगर लेक्चर अच्छे से याद है तो फिर गलती का चांस नहीं है। What might a central bank do to stop what might a central bank do to stop a fall in the value of its country's currency। सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा ताकि इसकी करेंसी की वैल्यू कम होना बढ़ जाए, कम होना रुक जाए। बेटा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, क्योंकि अगर आपको याद हो लेक्चर, तो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन था, किसी को याद है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी को याद हो तो पढ़ाया गया है आपको कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। बेटा टैक्स ऑन इम्पोर्ट कम कर रहे हो, ये टैरिफ है। तो अगर इम्पोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स कम करोगे, इम्पोर्टेड गुड सस्ता होगा, तो लोग इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे, अपनी करेंसी को बेचेंगे, हमारी करेंसी का सरप्लस होगा, वैल्यू कम होगी, एक्सचेंज रेट और गिर जाएगा। आउटफ्लो के ऊपर अगर कंट्रोल हटा देंगे, मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, तो अगेन सरप्लस होगा, वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, करेंसी बिकेगी तो भी सरप्लस होगा, वैल्यू कम होगी। तो बी सी डी से तो वैल्यू कम ही होगी, ए से ही बढ़ेगी। लास्ट करके तो भाई, a government wishes to reduce the surplus on the current account of its balance of payment, which policy is likely to achieve। गवर्नमेंट बोल रही है सरप्लस को रिड्यूस करना है। पहली ऐसी पागल गवर्नमेंट है जो सरप्लस को रिड्यूस करना चाह रही है, जो सरप्लस को रिड्यूस करना चाहिए मतलब करंट अकाउंट को डेफिसिट में ले जाए। सरप्लस को रिड्यूस करना चाह रही है, सरप्लस को, सरप्लस हो रहा है और उस सरप्लस को कम करना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर दो, नहीं इससे नहीं होगा। करेंसी डी वैल्यू कर दो, तो इससे तो एक्सपोर्टेड गुड सस्ता होगा, इंपोर्टेड गुड महंगा होगा, करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा इन दोनों से। इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग इंपोर्ट कोटा, यस इसी से होगा। सही है, इंपोर्ट कोटा को इंक्रीज कर दो। बेटा कोटा क्या होता है, कोटा होता है लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड। ये कह रहा है कोटा की लिमिट को बढ़ा दो, मतलब और इंपोर्ट करोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा ना, इसलिए 30C है। ठीक है जी।